Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त चल रही है, नहीं चल रही है? देखो, पढ़ाई बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ो। लाइफ में और भी काम करना है, एंजॉय भी करना है। पूरी ज़िंदगी इन किताबों के पीछे नहीं निकालनी है। ऐसे नहीं कि चलो 36 साल की एज तक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफाई करो और फिर हैस करो। हैस की भी ज़िंदगी निकालनी चाहिए, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है। उसको आप पूरी लाइफ को ही केवल सीरियस मैटर के ऊपर निकालोगे, पढ़ के निकालोगे, कोई मतलब नहीं है। जीने का भी कोई मतलब नहीं है, लाइफ का भी कोई मतलब नहीं है। तो जल्दी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, अच्छी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग पोस्ट लो। जो भी आपका मेन टारगेट है करने का लाइफ में, वो करो और बिल्कुल हैस करो। लाइफ का एंजॉय करो। 36 साल तक का टारगेट नहीं लेना है कि मैं 36 साल तक पढ़ूँ, 30 साल तक पढ़ूँ, नहीं। टारगेट लो मैक्सिमम 1 साल का, कि केवल 1 साल में सिलेक्शन लेना है। लोग 6-6 महीने में यूपीएससी पार जाता है। आज लगेंगे 6 महीने बाद यूपीएससी प्री क्वालिफाई, उसके 2 महीने बाद मेंस हो जाता है, समथिंग 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसमें वो मेंस पार जाता है, इंटरव्यू और लास्ट में सिलेक्शन। 12th के पास पीएमटी और आईआईटी क्वालिफाई कर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटा से छोटा टारगेट लो, सक्सेस होने का छोटा टारगेट लो और आपकी सक्सेस का बड़ा टारगेट लो। 2 मीनिंग है, सक्सेस होने का छोटा टारगेट लो और आपकी सक्सेस का बड़ा टारगेट लो। अब आप सक्सेस का मतलब दोनों सेम है। सक्सेस का छोटा टारगेट है, इसका मतलब है कि आप कम टाइम लो, और आपकी सक्सेस का बड़ा टारगेट लो, इसका मतलब है कि आप अपने बड़े सपने को लो। आप अपने बड़े सपने को लो। आप जेआरएफ का सपना लो, नेट का मत लो। और उसे छोटा टारगेट लो, मतलब आप ये टारगेट लो कि मेरे को इसी एग्जाम में जेआरएफ निकालना है। इससे जस्ट अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें मेरे को कॉलेज लेक्चरर बनना है। जस्ट अगली वाली वैकेंसी आएगी उसमें मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उससे अगली वाली वैकेंसी का वेट नहीं करना है, इसी वैकेंसी का वेट करना है। अगली वाली तक तो पता नहीं क्या हो यार, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, चले गए, तो फिर कौन देगा? कौन बनेगा कॉलेज लेक्चरर? कौन बनेगा असिस्टेंट प्रोफेसर? कोई मतलब नहीं है। इसी वैकेंसी में बनने का सपना लो, इसी वैकेंसी में जो बिल्कुल पास में है ना, उसका टारगेट लो और जी जान लगा के मेहनत करो। 100% क्वालिफाई हो सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला आपको। दिमाग में कीड़ा चला दो, कभी नहीं रुकोगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। देखो, मेन टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको छोटी छोटी बातें। मॉडल पेपर है पर्यावरण का, जिसका 7वां चैप्टर है, और ये चैप्टर है 24 जून 2020 का, ठीक है? मक्खी आ गई सामने, कोई ना, अपना कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। 428वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग की आशंका बढ़ जाती है? ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की आशंका बढ़ जाती है? इसके लिए आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताओ इनमें से। इन 4 ऑप्शनों में से इसका आंसर बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या है, बताओ। और देखो, मेरा एक रूल है, पहले रूल सुन लो मेरा। आपको किसी भी नोटबुक का यूज नहीं करना है, किसी भी पेन का यूज नहीं करना है। यदि आप रजिस्टर और पेन लेके बैठे हो तो प्लीज़ या तो मेरा वीडियो बंद कर दो, या फिर इन पेन और कॉपियों को साइड में रख दो। 2 कंडीशन है, पेन कॉपी लेके बैठे हो या तो वीडियो बंद करो या पेन कॉपी को साइड में रखो। क्योंकि हमें नोट्स नहीं तैयार करने, हमें दुकान नहीं खोलनी है कि चलो नोट्सों को
बेच देंगे। हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं तैयार करना है कि चलो मेरा बेटा पढ़ लेगा, मेरा भाई पढ़ लेगा, नहीं, वो खुद का खुद पढ़ेगा। अब आपको सिलेक्शन लेना है और उसके लिए इन चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली प्रैक्टिस क्वेश्चनों में, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आ रहा है उसको भी सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है उसको भी याद करो, बात के लिए मत छोड़ो। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके, इनका रूल होता है जो क्वेश्चन आ रहा है उसको अब भी सॉल्व करो और जो नहीं आ रहा है उसको अब भी याद करो। ठीक है, तो या तो पेन कॉपी को साइड में कर दो या वीडियो को साइड में कर दो। और ध्यान रखना, आपको इस तरीके से याद करना है, वीडियो कंप्लीट होते ही मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा और वो क्वेश्चन इतनी फास्ट पूछूंगा मैं कि आपको वीडियो की स्पीड कम करके और फिर सुनना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना आप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बताओ कि ग्लोबल वार्मिंग की आशंका कौन सी गैस की सांद्रता बढ़ने से बढ़ जाती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। देखो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली गैस, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 72% योगदान देती है, दूसरी है मीथेन जो कि 20% योगदान देती है, तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो कि 5% योगदान देती है, चौथी है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पांचवी है वाष्प और छठी है ओजोन। ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लो, रट लो, नोट्स मत बनाओ। PDF चाहिए मेरे से ले लेना, मैं आपको PDF दे दूंगा। PDF लेने का थोड़ा सा चार्ज लगेगा, बिल्कुल नाम मात्र चार्ज है, तो मैं पर डे 1 या 2 रुपये लगेगा आपका। तो आपके जो ये मिनिमम चार्ज है वो आपकी सक्सेस से बहुत छोटा है, कई लाखों गुना छोटा है। ये ध्यान रखना आपका कि जो ये PDF लेने का जो चार्ज है, इसमें मैं आपको यही एकली PDF नहीं दूंगा, अभी तक के जितने क्वेश्चन है 428 क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन की PDF दूंगा मैं उसमें। और जो आपकी सक्सेस होने की जो कीमत है वो इन PDFs को लेने की कीमत से कई लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है, ये याद रखना आप केवल। तो आप इसकी वैल्यू समझ लेना कि आपके लिखने की वैल्यू ज़्यादा है, PDF लेने की वैल्यू ज़्यादा है, या फिर आपके सक्सेस की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, और PDF लेने के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं बता देता हूँ, 7891350470। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमा घोषणा पत्र किससे संबंधित है? जैवमंडल रिजर्व से, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के प्रस्ताव से, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के प्रस्ताव से, और नन ऑफ दीज। बताओ 429वां का सही आंसर क्या है? तो भाई जो लीमा घोषणा पत्र है ना वो जैवमंडल रिजर्व से संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान करो कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, जैसे आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाना चाहिए आगे का कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए थे, ये भी याद करो आप कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए थे, याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता? सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देता? सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। 4 ऑप्शन आपके पास, बताओ जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान होनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाली गैस कौन कौन सी है, ऐसी कौन कौन सी गैस है जिनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और फिर याद करो कि कौन सी गैस नहीं है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पर जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है ये गैस ऐसी है जिनका ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा योगदान नहीं होता। बाकी की जो अन्य गैस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसका बहुत योगदान होता है, मीथेन इसका भी योगदान होता है, जलवाष्प इसका भी योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप
भूमंडलीय उष्मन ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। पहला, हिमनदी द्रवीभूत होने लगी। दूसरा, समय से पूर्व आम में बोर आने लगा। तीसरा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। चौथा, कौन सा सही है, यहाँ से आपको पता चलाना है। और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है, बताओ। और ये 4 कथन थे। ध्यान रखना, जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो भी इसका ऑप्शन सजेस्ट करो, क्योंकि ये वो एग्जाम है जहाँ पर आप तुक्के भी लगा सकते हो, तुक्के भी मार सकते हो। और यदि आपके तुक्के लग गए, आपका ज़्यादा भी हो सकता है। ध्यान रखना, तुक्के लगाने का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए आपको इस एग्जाम में लिए। तो हर एक क्वेश्चन को सोल्व करो, नहीं आ रहा है उसको भी सोल्व करो, आ रहा है उसको भी सोल्व करो। पता तो तभी चलेगा ना आपने सही किया गलत किया, जब मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो भाई लोगों, जो 431वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मतलब 2, 3, 4। जो पहली बात है ना वो बिल्कुल गलत है। पहली बात बिल्कुल गलत है कि सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए। भूमंडलीय उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे संपर्क हैं वो बेस्ट नहीं होते, बाकी सारे काम होते हैं। स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता है। समय से पूर्व आम में बोर भी आने लगते हैं। बोर का मतलब होता है फूल वगैरह, ऐसा कुछ होता होगा। और हिम नदी द्रवीभूत होने लगी है, वाली नहीं है, लगी। हिम नदी द्रवीभूत का मतलब है कि जो हिम की नदियां हैं वो पिघलने लगी। आ जाओ, इसके प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव मैं बता देता हूँ कुछ इनके अलावा। ऊपर 3 तो बता दिया। चौथा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में वृद्धि होती है, समुद्री जल स्तर में वृद्धि होती है, पहाड़ों से पिघलते ग्लेशियर और जल संकट। ये सारे प्रभाव हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होते हैं। ध्यान रखना, एक जगह बर्फ भी पिघल रही है और दूसरी जगह जल संकट भी हो रहा है। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम किया जाए। दूसरा, विभिन्न माध्यमों से कूड़ा करकट कम करें। क्या करें? विभिन्न माध्यमों से कूड़ा करकट कम करें। अगला है, बिजली के उपकरणों के अनावश्यक उपयोग से बचें, वनों का संरक्षण करें, वृक्षारोपण करें। तो ये 5 ऐसे उपाय हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। यदि आपको ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है तो भाई लोगों इन 5 उपायों को अपनाओ, फॉलो करो इनको, और क्वेश्चन सही करना है तो 5 को याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 432वां क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? इतना सिंपल क्वेश्चन है, रियल बता रहा हूँ। यदि आप ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, आपका जीने का मतलब नहीं है, पढ़ने का मतलब नहीं है, आपके जीने का मतलब नहीं है। यदि ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो आप, यार ये क्वेश्चन पहली क्लास का बच्चा सही कर सकता है। जो अभी तक पढ़ना नहीं जानता उसको आप बोल के सुना दो, वो भी सही कर देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आप गलत कर रहे हो तो भाई साहब आप तो बहुत महान इंसान हो। इसका ऑप्शन डी सही है, ऑक्सीजन। कि पृथ्वी पर यदि हम पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को काट देंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये तरीका जो पूछ रखा है, दूसरा तरीका, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां बढ़ जाएं, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की मात्रा में वृद्धि होगी? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की मात्रा में वृद्धि होगी? तो वो है भाई लोगों कार्बन डाइऑक्साइड।
क्योंकि पेड़ कट जाएंगे तो चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगी, उसे ऑक्सीजन में कोई कन्वर्ट करने वाली प्राकृतिक मशीन बचेगी नहीं। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, थोड़े दिन बाद में बीमार हो जाएंगे, फिर ऊपर स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे, जहाँ आए थे वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। जैव मंडल रिजर्व, वानस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। बताओ। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। यदि ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो के ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो ना, ज्योग्राफी छोड़ो और दूसरे सब्जेक्ट पकड़ लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। इसका सही आंसर है बचा हुआ ऑप्शन ए, जैवमंडल रिजर्व। मैं बता देता हूँ कि जैवमंडल रिजर्व क्या होता है छोटे छोटे शब्दों में। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य है प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्थान जैव विविधता का संरक्षण करना। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य है कि प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्थान जैव विविधता का संरक्षण करना। और भारत में कुल 18 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? कुल 18 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 434वां क्वेश्चन है। यहाँ पर है 434वां क्वेश्चन। कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनता। बताओ कौन सा कारण है? तो भाई लोगों यहाँ पर वनोन्मूलन है, ऑप्शन ए वनोन्मूलन। इसका अर्थ बताओ कि वनोन्मूलन होता क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं वनोन्मूलन क्या होता है। चलो मैं बता देता हूँ। वनोन्मूलन होता है वनों का उन्मूलन करना, मतलब वनों को काटना, वनों को उड़ाना, वनों को उपाड़ना, फेंकना, वनों को पृथ्वी के धरातल से समाप्त करना। ठीक है। आगे इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है। ठीक है। जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल, वर्षा की परिवर्तनता इसके गौण कारक हैं। जो भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है उसका मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल और वर्षा की परिवर्तनता ये इसके गौण कारक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 435वां क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा होगा आपको कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। सबसे पहले यहाँ पर आप बताओ BOD का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर लिखो BOD का फुल फॉर्म लिखो। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। ऑप्शन ए जलीय वातावरण में, बी मृदा में, सी वायु में, डी ऑल ऑफ दीज सभी में। बताओ 435 का सही आंसर क्या है? तो भाई लोगों यहाँ पर जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, तीनों कि जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण में, मृदा में और वायु में, तीनों में। ठीक है। आगे आ जाओ। BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण मापने की एक प्रमुख इकाई है। जो BOD है वो जल में प्रदूषण मापने की एक इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कि कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं।
जिससे जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जिससे क्या होता है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है एवं ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे, बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो वो हमें बता रही है कि जल संक्रमित हो गया है, जल प्रदूषित हो गया है। और बीओडी का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दूसरी बार लिख दिया मैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। 436वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला कथन, धारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। धारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार वर्ष 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। और ये आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है आपको बताना है। यह आपके पास दोनों कथन हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, और ये 4 ऑप्शन है। सही कथन को चूज करना है कौन सा सही है। तो भाई लोगों, यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है ना, वही सही है कि धारणीय विकास लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। दूसरी बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बता दूँ SDG इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्ष 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर कोकोयाक घोषणा में किया गया। सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग वर्ष 1970 में पर्यावरण तथा विकास पर कोकोयाक घोषणा में किया गया। सतत विकास की सर्वप्रथम परिभाषा ब्रेटलैंड आयोग ने सन 1987 में की। कि जो सतत विकास लक्ष्य था उसकी सर्वप्रथम परिभाषा ब्रेटलैंड आयोग ने 1987 में की। आगे, सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाया गया। इसे सतत विकास एजेंडा भी कहा जाता है। कि सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया और इसे सतत विकास एजेंडा भी कहते हैं। सतत विकास एजेंडा की शुरुआत 1 जून 2016 से हुई और इस गोल को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 2030 तक है। जो सतत विकास एजेंडा था इसकी शुरुआत 1 जून 2016 में हुई और इस गोल को प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 2030 तक है। इसमें धारणीय विकास में कुल 17 लक्ष्य रखे गए और 169 एसोसिएटेड टारगेट रखे गए। कि जो ये धारणीय विकास था इसमें टोटल 17 लक्ष्य रखे गए, जिनमें से 117 तो लक्ष्य रखे गए और 169 एसोसिएटेड टारगेट रखे गए। ध्यान रखना, सतत विकास लक्ष्यों ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG का स्थान लिया। जो सतत विकास लक्ष्य थे उन्होंने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG का स्थान लिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, MDG का फुल फॉर्म बताओ। ऑप्शन ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मेंटेन डेवलपमेंट गोल्स, मैनफेस्ट डेवलपमेंट गोल्स, मोरक्को डेवलपमेंट गोल्स। 4 ऑप्शन है, बताओ। MDG का फुल फॉर्म मैं बता दूं? मैं बता देता हूं। क्यों दुखी होते हो आप लोग यार? आपको दुखी करने से मेरे को मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लिश धार लेनी चाहिए। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जनरल असेंबली द्वारा
सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे वर्ष 2015 तक प्राप्त करना था। इसमें कुल 8 वैश्विक लक्ष्य एवं 18 एसोसिएटेड लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें कुल 8 वैश्विक लक्ष्य और 18 एसोसिएटेड लक्ष्य निर्धारित किए गए। 2015 के पश्चात एमडीजी का स्थान एसडीजी ने ले लिया। ठीक है, और ये इसकी आंसर की है, और ये इसका पीडीएफ और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, पीडीएफ लेना चाहते हो तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको दिख रहे होंगे, काट दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, एक बार वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए मेरे को नहीं पता है, आप खुद का एनालिसिस खुद करो, खुद के ऊपर है, आपके ऊपर। अब आपने लिखा है नहीं, यदि आपको ज़रूरत है तो एक बार वीडियो को आप रिवाइज कर लो और उसके बाद हम इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखना, मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उतना ही फास्ट आंसर देने की कोशिश करनी है। यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पहुँचने वाला। ठीक है, करूँ स्टार्ट? तो ठीक है भाई लोग, पहला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापन। और ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैसों को शामिल किया गया है? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा सीएफसी, पांचवा वाष्प और छठा ओजोन। ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाली 3 गैस, पहली कार्बन डाइऑक्साइड 72%, मीथेन दूसरी 20%, नाइट्रस ऑक्साइड 5%। लीमा घोषणा पत्र संबंधित था जैवमंडल रिजर्व से। इसके अलावा तो और क्या बचा हुआ है? यहाँ तो 2 सिंपल क्वेश्चन थे, इनको पूछने की जरूरत है नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। आगे हम चलते हैं, जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कौन सी है? जैवमंडल रिजर्व। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थान जैव विविधता का संरक्षण करना। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कि प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थान जैव विविधता का संरक्षण करना। और प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने जैवमंडल हैं? टोटल 18। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी के बढ़ने पर जल हो जाता है संक्रमित, कि जब बीओडी की मांग बढ़ेगी तो जल अधिक संक्रमित होगा। तो जो बीओडी है वो जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी का फुल फॉर्म बताओ। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजी का फुल फॉर्म बताओ। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी सतत विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? 1970 में। किसमें किया गया? एसडीजी शब्द का या सतत विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसमें किया गया? पर्यावरण एवं विकास पर कोकोयाक घोषणा में। सतत विकास की सबसे पहली परिभाषा किसने दी? ब्रेटलैंड आयोग ने। कब? 1987 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास, जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें टोटल कितने लक्ष्य हैं? 17। एसोसिएटेड टारगेट कितने हैं? 169। एसडीजी का 2015 के बाद 2015 के बाद एमडीजी का स्थान किसने ले लिया? एसडीजी ने। 2015 के बाद एमडीजी का स्थान किसने ले लिया? एसडीजी ने। और एमडीजी के लक्ष्य कितने हैं? 8। एसोसिएटेड टारगेट कितने हैं? 18। एमडीजी खत्म कब हुआ? 2015 में। एसडीजी खत्म कब होगा? 2030 में।
एमडीजी लागू कब हुआ? 2000 में। एसडीजी लागू कब हुआ? सितंबर 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। एसडीजी की घोषणा कब हुई? सितंबर 2015 में। एसडीजी लागू कब होगा? 1 जून 2016 को। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन हो गया। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, प्लीज़ इनके नोट्स मत बनाया करो, यहीं पर याद किया करो। फिर आपको लगता है कि हमें पीडीएफ चाहिए तो मेरे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो। और इसके अलावा प्लीज़, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ, आप भी अपनी ड्यूटी निभाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, ढेर सारे कमेंट्स करो, लाइक करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।